फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है, राजा और उनके राज्य। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग जैसे इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे मानचित्र 1 और मानचित्र 2 के बारे में। तो 7वीं शताब्दी के बाद जो है आपका राजवंश का उदय हुआ था, जिसमें मानचित्र एक में आपकी उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्से में जो है आपका जो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो राजवंश ने शासन किया था उसको दिखाया गया था मानचित्र 1 में। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, जैसे कि इंद्रप्रस्थ है, आपका कन्नौज है, बनारस है, प्रयाग है, राष्ट्रकूट है, मालखिंद है। ठीक है, तो ये सब कुछ जगह है जहाँ पे आपका राजवंशों ने शासन किया। तो देखिए, नए राजवंशों का उदय नेक्स्ट टॉपिक है। तो 7वीं सदी आते आते क्या हुआ कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में आपके बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो है ये लोग अस्तित्व में आए थे, और राजा लोग जो है प्राय उन्हें जो है अपनी मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो उनसे ये उम्मीद किया जाता था ना कि वो राजा के लिए क्या राजा या स्वामी है। ठीक है, राजा को ही स्वामी बोला जा रहा है, उसके लिए वो क्या लेके आए, तो उपहार लेके आए उनके दरबार में, और आके हजारी लगाए और सैन्य जो है आपका सैन्य सहायता प्रदान करें। मतलब कि अगर सेना की सहायता ज़रूरत हो तो वो जो है सैन्य सहायता जाके यहाँ पे प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को, देखिए यहाँ पे सामंत मतलब वही हम राजा कह सकते हैं या स्वामी कह सकते हैं। तो अगर ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इसको सत्ता मिल जाता था तो ये अपने आप को महासामंत कहते थे, और यहाँ महामंडलेश्वर कहते थे। ठीक है, तो वो अपने आप को घोषित करते थे। तो इस तरह का उदाहरण ढक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो जो थे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, याद रखिएगा। तो देखिए, ये शुरुआत में जो थे ना, ये आपका राष्ट्रकूट ये आपका चालुक्य राजा के मतलब उसके अधीन में थे। फिर जैसे ही 8वीं शताब्दी आया तो उसके मध्य में राष्ट्रकूट और प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। किसने किया था, तो दंती दुर्ग। उन्होंने कहा कि अब हम चालुक्य का जो है मतलब स्वामी को स्वीकारेंगे नहीं, और उसकी अधीनता को इनकार कर दिया। उसे हराया, उससे लड़ाई किया और उसको हरा दिया। देखिए, हिरण्य गर्भ क्या था, इसका मतलब सोने का गर्भ है। ये एक तरह का अनुष्ठान होता है, इन्होंने अनुष्ठान किया। और जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, उस समय अनुष्ठान, ये जो अनुष्ठान था हिरण्य गर्भ, ये ब्राह्मण के द्वारा संपन्न किया जाता था। और तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षेत्रीय ना होते हुए भी क्षेत्रीय के रूप में दोबारा अस्तित्व प्राप्त कर लेते थे, क्षेत्रित्व प्राप्त कर लेते थे। मतलब हुआ कि ऐसे लोग जो कि पहले से राजा नहीं थे जन्म से, तो अगर वो लोग ऐसे अनुष्ठान करते थे तो वो जो है अपने आप को क्षेत्रित्व प्राप्त कर लेते थे, मतलब अपने आप को राजा घोषित कर लेते थे। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि मिसाल तौर पर अगर हम लोग लें तो कंदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार जो थे, ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये क्या थे, ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे, मतलब ब्राह्मण का काम जो रहता है वो तो आपका पूजा अनुष्ठान रहता है, तो ये जो परंपरा से चलती आ रही है इस पेशे को छोड़कर ये अस्त्र को धारण कर लिया था। ठीक है, और इस तरीके से वो क्या हुआ, कर्नाटक और राजस्थान का जो है एक सफलतापूर्वक अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, देखिए क्या होता था उसमें राजा जो है ना बहुत बहुत उपाधियां धारण कर लेते थे, जैसे कि महामंडलेश्वर हो गया था। तो इसी तरह से इन्होंने महाराजाधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिसका मतलब होता है 3 भुवनों का स्वामी, इस तरीके के जो है बहुत भारी भरकम उपलब्धि जो है इन्होंने धारण किया राजाओं, उस समय के राजा। और इस तरह के दावों के बावजूद वो अपने समानतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। तो इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालक और कारीगर, अब जैसे कि आपको पता था ना कि उस समय जितने भी लोग होते थे, जैसे किसान हो गया, पशुपालक हो गया, वो लोग कर दिया करते थे। तो ये लोग जो है सभी राज्य से और सभी लोगों से जो है आपका कर लिया करते थे, संसाधन इकट्ठा किया करते थे, मतलब वही हुआ। और इनको अक्सर अपने उत्पादों का, यानी जो भी उत्पादन ये करते थे उनका एक हिस्सा जो है त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। जैसे कि अगर आपका अभी इनकम इतना है तो आपको तो नहीं चाह के भी अगर
कोई चाहता नहीं है टैक्स देना, लेकिन उसको तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ता था। तो ऐसे ही पहले भी होता था। तो कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। देखिए, राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। यहाँ पे देखिए 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित थे। देखिए, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेटी क्या है। तो वेटी एक तरह का कर है जो कि आपको जबरन लगाया जाता था, जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, जबरन जो है किस रूप में लिया जाता था, श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम कह सकते हैं, या कदमाई, यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर देखिए, जाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि, ये सब जो है कर हमें देखने को मिलता था। इस तरीके से पूरे 400 से ज़्यादा कर था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। अब ये जो कर रहता था, ये जो राजा का व्यवस्था पे मतलब व्यवस्था के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा जो हम लोग जो मंदिर या दुर्ग बनाए जाते थे, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच ही की जाती थी। देखिए, राजस्व वसूली करने के लिए आपका अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और ये प्रभावशाली परिवार से ही किया जाता था। कभी कभी ये वंशानुगत होती थी, मतलब कि पापा के बाद उसके बेटे, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरीके से हेरिडिटी चलता रहता था। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट, इसमें क्या होता था, जो राजा के निकट होते थे तो उन्हीं सगी संबंधियों को जो है ये ओहदा दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। देखिए, प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो, अब हम आपको बता दें पहले तो प्रशस्तियाँ होती क्या है। तो प्रशस्तियाँ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हम किसी की प्रशंसा लिखते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सत्य होता था, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें ये बताती है कि शासक अपने आप को क्या दर्शाना चाहता है। ठीक है, यानी जो राजा था वो अपने आप को कैसा दिखाना चाहता था, और वो अपने बारे में तो कभी गलत, और कोई भी लिखेगा तो राजा के बारे में गलत नहीं लिखेगा। ठीक है, तो उसके यहाँ जो है विजय गाथा लिखा जाता था कि भाई राजा विजयी योद्धा के रूप में थे, बहुत शूरवीर थे, विद्वान थे, फलना ढिकना, इस तरीके से जो है उसके बारे में लिखा जाता था। तो प्रशस्तियाँ समझ में आ गया कि हमें सब प्रशंसा होती है। आप उसकी नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं कि भाई ये बहुत खड़ूस था, इस तरीके का वर्ड प्रशस्तियाँ में नहीं लिखी जा सकती है। तो इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र में, यहाँ पे देखिए आपका नागफट की उपलब्धियाँ, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया। आपने पिछले गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में लिखा। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सदैव, सिंध, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनकी आगे तभी तभी धराशायी हो गए जब वो राजकुमार थे। मतलब वो जब बहुत ही कम एज के थे तभी वो लोग सब हार गए थे। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अरनथ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरांत वनवासी और तुरुष्क तुर्क वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। ठीक है, तो देख लीजिए कि वंग कहाँ है, तो बंगाल का हिस्सा है। अनर्थ कहाँ है, तो ये आपका गुजरात का हिस्सा है। मालवा क्या है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसी तरह किरात जो है वनवासी, तुर्क तुर्क। ठीक है, तो राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि भी अनुदान दिया जाता था पुरस्कृत के रूप में, और ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। मतलब अगर किसी ब्राह्मण को कोई भूमि अनुदान में दिया जाता था तो इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिला है, तो अभिलेख में देखने को मिला है।
ये थोड़ा संस्कृत थोड़ा तमिल में लिखा गया है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि का अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो ये बताने के लिए है कि ये एक प्रमाणिक दस्तावेज थे। मतलब कि अगर उस समय किसी भी ब्राह्मण को कोई भूमि अनुदान दिया जाता था तो उसका भी ब्यौरा रखा जाता था अभिलेख में कि हाँ भाई हमें जो है इसी इस ब्राह्मण को इस ये भूमि अनुदान में दिए हैं, और उस पर सरकारी मोहर भी लगाया गया है। नेक्स्ट, भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। तो देखिए भूमि के साथ जो है क्या दिया जाता था, हमने मिट्टी के मेरे बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिह्नित कर दिया है। और इस भूमि की पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, इसके अलावा खुली जगह है, चारागाह है, एक गांव है, बाबी है, चबूतरे हैं, नहरें हैं, खाइयाँ हैं, नदियाँ हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें मिली है, ठीक है ना। जिसे ये भूमि मिलती है वो इससे कर वसूली कर सकता है, और वो न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। देखिए जो भूमि दी जाती है उससे वो कर भी वसूलता है, और जो न्यायाधिकारी जो है जुर्माने के तौर पर जो कर मतलब लगाएगा वही कर वसूल सकता है। अपने मन से कोई भी कर नहीं लगा सकता है। पान के पत्ते पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वो पक्की ईंटों के ऊपर ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेकिन सिंचाई के जितने संभव स्रोत का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए। तो देखिए वो क्या क्या कर सकता है, तो एक बार बस इसे देख लीजिए। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में एक बेहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वो अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, जिससे 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा है त्रिपक्षीय संघर्ष। हम एक बार आपको सारा डिस्कस करके इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हमारे स्टेट में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें एक बार पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो देखिए यहाँ से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र या विशेष था। मान लीजिए पहले क्या था, अगर राजा लोग किसी से मतलब कि युद्ध करते थे तो उसका मेन कारण क्या था कि वो किसी पे अपना जो है नियंत्रण करना चाहते थे किसी क्षेत्र पर, ठीक है। तो वो एक दूसरे के क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास हमेशा करते रहते थे। इसी तरह से एक कन्नौज नगर है, ठीक है, गंगा घाटी में कन्नौज नगर है, और इसमें गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर जो है नियंत्रण करने के लिए जो है एक दूसरे से लड़ते रहे, और इसी को जो है इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा है। तो किसके लिए हुआ था, कन्नौज के लिए हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में। तो पूछ लिया जाता है ये त्रिपक्षीय संघर्ष कौन है, में कौन कौन है। तो गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल वंश है। किसके लिए हुआ था, तो कन्नौज के लिए हुआ था। तो शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों को प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वो अपना निशाना किसको बनाते थे, मंदिरों को बनाते थे, ठीक है। इसी तरह के इसे एक नाम आता है आपका गजनी का, ये अफगानिस्तान के गजनी का महमूद है। इस ये एक ऐसा शासक था जिसने उपमहा देखिए उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बड़ा हमला किया था, और उसका निशाना क्या था, तो संपन्न मंदिर था जिसमें आपका गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो महमूद जो है जो धन उठाता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमन शासक पृथ्वीराज तृतीय देख सकते हैं
ये आपका 1168 से लेकर 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, और इसके दूसरे ही साल में 1192 में उसके हाथों हारा गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए किसके किसके बीच हुआ था। अब यहाँ पे देखिए चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, उड़ीयूर से तंजावुर तक। तो डियर, उदयपुर से आपका तंजावुर तक। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम आपको बता दें कि जैसे भी बीपीएससी हो गया, बिहार स्टेट हो गया, अगर आप किसी भी टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के साथ साथ ये हर एक टीचर लेवल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी जो है ये हर एक एग्जामिनेशन का बेस है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखिए बीपीएससी का, तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन जो है, जो भी पूछा गया है, ये आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। इसलिए एनसीईआरटी के अगर हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो ये हम लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।